Hello students, in previous class we have discussed about the elements of group 13 है ना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 में अपन ने केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करी थी कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, क्या केमिकल रिएक्टिविटी रहती है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 की। आज इसकी दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिस्कस करेंगे ना। पहले अपन ने इसमें क्या डिस्कस करा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सारी चीजें थी। उसके बाद अपना टॉपिक आया था कि दैट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, कि जनरली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एलिमेंट्स ग्रुप 13 के, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उनकी स्टेबल रहती है, और क्या रीजन रहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्टेबल है, उसका वो अपन ने सारा डिस्कस कर लिया था ना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस, जो 3-4 केमिकल रिएक्शंस हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपको ये पता है कि कोई भी अगर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है कि सर वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्साइड का। तो अगर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, वो E2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। E2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। रिएक्शन अगर आप बैलेंस करोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा 2E2O3 के। सर कैसे? लाइक आपके पास बोरोन है, बोरोन की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करवा देते हो तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, 2B2O3 ना। अगर आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं 3O2 के साथ, तो आपके पास क्या एज ए प्रोडक्ट रहता है, 2Al2O3 मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी एलिमेंट ग्रुप 13 के रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन कौन से ऑक्साइड है देखिएगा, B2O3 बोरोन का ऑक्साइड, Al2O3 गैलियम का ऑक्साइड है ना, और सॉरी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड। तो आप अगर ऑक्साइड में टॉप टू बॉटम आते हो तो बोरोन के ऑक्साइड से अगर आप थेलियम के ऑक्साइड की तरफ आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बोरोन का ऑक्साइड है वो आपके पास एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड हैं वो आपके पास कौन से नेचर के होते हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के। वो आपके पास कौन से नेचर के होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के। कि जब भी आप ऑक्साइड में टॉप टू बॉटम आते हैं एलिमेंट्स में तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, उनके बेसिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जो बोरोन का ऑक्साइड है वो बोरोन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम का जो ऑक्साइड है वो आपके पास एम्फोटेरिक नेचर का होगा, और इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड है वो आपके पास क्या कौन से नेचर के होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे। वो कौन से नेचर के होते हैं आपके पास, बेसिक नेचर के। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द नेचर ऑफ ऑक्साइड इज चेंज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। जो टॉप पे होगा वो एसिडिक, जो बॉटम पे होंगे वो बेसिक नेचर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो मिडिल में होंगे वो क्या करेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये आपके पास हो गए ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकेंड देखिएगा, रिएक्शन विथ
रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है, when any element reacts with nitrogen then they form nitride, nitride है ना, then they form nitride, nitride का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 when reacts with nitrogen then they form नाइट्राइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन जैसे आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपने N2 के साथ करवा दी, तो N2 के साथ करवाने पर आपको किसका फॉर्मेशन होगा, Mn यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो सेकंड रिएक्शन थी रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 रिएक्ट विथ नाइट्रोजन देन द फॉर्म नाइट्राइड, है ना। कौन सी नाइट्राइड, EN टाइप ऑफ नाइट्राइड। EN टाइप ऑफ नाइट्राइड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है वो और नाइट्रोजन दोनों की वैलेंसी सेम है, एक की +3 और दूसरे की कौन सी है -3। नेक्स्ट अपने पास आती है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करती है कि हैलोजन अगर किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है then halogen react with any element then it form halides, ये क्या करते हैं, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे हैलोजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक AlCl3, लाइक BF3, लाइक AlF3। बट जो आपके पास हेलियम है वो कभी भी TiX3 का फॉर्मेशन नहीं करता, बिकॉज अपन को पता है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हेलियम की बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द ऑक्सीडेशन स्टेट या द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। तो जो भी आपके पास एलिमेंट है ग्रुप 13 के, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैलोजन के साथ रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करते हैं, वो EX3 टाइप ऑफ हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, EX3 टाइप ऑफ हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं कि जैसे बोरोन है, बोरोन की रिएक्शन अगर आप फ्लोरीन के साथ कराओगे है ना, तो जनरली अपन क्या कह देंगे, BF3 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे Cl2 की, तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, AlCl3 का। ये आपके पास क्या थी, रिएक्शन विथ हैलोजन। ओके, लास्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस के साथ देखते हैं कि अगर आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्शन करेगा अगर एसिड के साथ, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, 6HCl 2L और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3H2। तो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ, बोरोन नहीं करता है रिएक्ट एसिड के साथ, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट फॉर्म एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। अगर आप एल्यूमिनियम की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो बेस के साथ रिएक्शन करने पर भी ये क्या करता है कि बेस के साथ रिएक्शन करने पर भी ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है कि NaAlOH4 प्लस आपके पास H2 गैस क्या करता है, ये इवॉल्व करता है। रिएक्शन थोड़ी सी बैलेंस कर लेते हैं।
2NaAl, NaAlOH4, यहाँ पे टोटल आपके पास 2 आ जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन अपने पास ऊपर भी कितने हैं 8, नीचे भी कितने हैं 8। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास टोटल 12 ये हो गए, तो यहाँ हो गए, तो टोटल आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन अपने पास है 14, यहाँ पे कितने हुए 8, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 3H2। ठीक है, तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करते हैं, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो चार टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 की, कौन कौन सी। फर्स्ट रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जिसमें किसका फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड का। सेकेंड रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, जिसमें किसका फॉर्मेशन करते हैं नाइट्राइड्स का। थर्ड रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ हैलोजन, जिसमें किसका फॉर्मेशन करते हैं हैलाइड्स का। और फोर्थ रिएक्शन होती है आपके पास रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस, जो बोरोन है वो एसिड एंड बेस से रिएक्ट नहीं करता, ओनली एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस देन इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अगर एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब भी आपके पास बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन थी एलिमेंट्स ऑफ 13 की। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर एक ग्रुप का चाहे 13 हो 14 हो 15 हो 16 हो 17 हो 18 हो, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो अपने ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि उनके जैसे प्रॉपर्टी शो नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि अगर बात करें कि बोरॉन जो है वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, कार्बन जो है वो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, ऐसे नाइट्रोजन भी करेगा, फ्लोरीन भी करेगा, ऑक्सीजन भी करेगा। तो क्या रीजन रहता है कि वाई द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप। रीजन क्या रहता है देखिएगा, सबसे पहला ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। सेकंड आपके पास क्या रहेगा, स्मॉल एटॉमिक साइज होगा तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपने ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है, जैसे बोरॉन फर्स्ट मेंबर है, कार्बन फर्स्ट मेंबर है, ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, तो अपने ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो फर्स्ट मेंबर का साइज जो है वो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज। साइज छोटा हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, मीन्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कारण से जितने भी आपके पास फर्स्ट मेंबर हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक के, वो सारे के सारे अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये तीन रीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या आता है, ड्यू टू absence of vacant d orbital। ड्यू टू absence of vacant d orbital, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। तो सर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते उससे क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होंगे
तो क्या होगा कि बोरोन जो है वो मैक्सिमम प्लस 4, यानी कह सकते हैं उसकी जो CN है मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। कि सर कैसे, देखिएगा आपके पास बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और आपके पास क्या आ गया 2p1, 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करोगे तो एक्साइट करने पर क्या होगा, 3 तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक यहाँ पे क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि एक जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, जैसे Cl आ गया, जैसे OH आ गया, जैसे Bs आ गया, वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मैक्सिमम 4 CN शो कर सकता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है, यानी कि 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा कर सकता है, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। So due to presence of vacant d orbitals, the other member of this group show plus 6 या 6 coordination number and boron show only 4 coordination number because इसके पास vacant d orbital present नहीं होते। सेकंड, ये फर्स्ट तो आपके पास ये आ गया कि क्या इफेक्ट होगा। दूसरा क्या रहेगा कि बोरोन जो है वो ओनली p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। बोरोन जो है वो ओनली p पाई किसके साथ करेगा, इन एलिमेंट के साथ करेगा जिनका एटॉमिक साइज छोटा है, लाइक ऑक्सीजन के साथ करेगा। तो ओनली पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब डी ऑर्बिटल है नहीं वैकेंट, तो डी पाई का फॉर्मेशन नहीं करेगा, डी पाई का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ओनली पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बोरोन। बाकी सारे एलिमेंट्स डी पाई भी करते हैं, डी पाई ओवरलैपिंग भी होती है, बट वहां बोरोन में ओनली पी पाई। सर कैसे, तो जैसे H3 जहाँ पे बोरोन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, वहीं पे तो पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो p ऑर्बिटल बोरोन का और p ऑर्बिटल आपके पास ऑक्सीजन का, दोनों मिलके क्या करेंगे, पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वाई बोरोन शो एनोमलस बिहेवियर, है ना, क्यों शो करता है, तो उसकी ये रीजन है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द absence ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल ना। दीज आर मेन रीजन कि बोरोन जो है वो अपने एलिमेंट, अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, अब क्या है, अब अपने को क्या स्टडी करनी है, अब स्टडी करनी है बोरोन के आपके पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड 3 कंपाउंड है, उसके बाद आपके पास जो ग्रुप 13 है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, बोरोन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सबसे पहले आपके पास आता है बोरेक्स। सबसे फर्स्ट कंपाउंड बोरोन का अपने पास क्या आता है, बोरेक्स। बोरेक्स इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज Na2B4O7.10H2। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स ना, Na2B4O7.10H2। पहला कंपाउंड है आपके पास बोरोन का, वो है अपने पास बोरेक्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं इसकी। फर्स्ट आपके पास आता है रिएक्शन विथ वाटर, कि वाटर के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, या वाटर में इसको डिजोल्व करते हो तो क्या होगा। तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए ओनली एंड ओनली मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, बोरेक्स। बोरेक्स बस। तो सर कंफ्यूजन की क्या बात है,
तो यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है Na2B4O7.10H2 है ना। मैं यहाँ लिखूंगा तो 10H2 यहाँ 7H2 यहाँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको पता होगा शायद कि यहाँ पे 10H2O का मीनिंग क्या है। यहाँ पे 10H2O का मीनिंग ये है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, H2O में डिजोल्व कर रहे हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH प्लस किसका फॉर्मेशन होगा H3BO3। तो सर क्या होता है H3BO3? ऑर्थोबोरिक एसिड इज नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो जब भी बोरेक्स को वाटर में डिजोल्व करते हो, वाटर में डिजोल्व करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3BO3 यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड रिएक्शन आती है इसकी ऑन हीटिंग। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या है, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो जब आप पहले इसको हीट करोगे तो हीट करने पर 10H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, यानी कि बोरेक्स से आपको क्या मिलेगा, सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा, ओनली Na2B4O7। फिर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बोरेक्स बीड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, बोरेक्स बीड मिलेगा। जैसे देखिएगा कि आपके पास है Na2B4O7.10H2। when we heat देन वाटर मॉलिक्यूल तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो सारे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो ओनली क्या रहेगा, Na2B4O7। इसको अपन क्या कहते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। इट इज नोन एज सोडियम टेट्राबोरेट। अब आप इसको फिर हीट करते हो, अपन अगर इसको फिर हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, Na2B2O3 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट प्लस सोडियम B2O4 प्लस आपके पास क्या आएगा B2O3। इस दोनों को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड कहते हैं। इन दोनों को कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड कहते हैं, है ना। तो सोडियम सॉरी जो बोरेक्स है, बोरेक्स को आप हीट करते हो तो हीट करने पर सोडियम टेट्राबोरेट मिलता है। सोडियम टेट्राबोरेट को अगर अपन हीट करते हैं तो आपको सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं B2O3 को, और इन दोनों को कंबाइनली अपन क्या कह देते हैं, बोरेक्स बीड। तो सर बोरेक्स बीड का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा कहाँ यूज करते हैं इसको, बोरेक्स बीड को। प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं, 12th में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, है ना, 11th में भी है, तो प्रैक्टिकल में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होगा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मीनिंग क्या होगा कि वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। तो जितने भी एनायन हैं, जितने भी कैटायन हैं, उनका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। उस पर वो क्या करते हैं कि एक स्पेशल कलर शो करते हैं। तो जितनी भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उन ट्रांजिशन मेटल्स के टेस्ट के लिए अपन किसका यूज करते हैं, बोरेक्स बीड का। तो सर कैसे, कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, चाहे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, उसके साथ अगर बोरेक्स बीड रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर क्या करता है, एक स्पेसिफिक कलर शो करेगा। यानी कि हर एक ट्रांजिशन एलिमेंट बोरेक्स बीड के साथ डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। उससे अपने को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे यानी कि जो गिवन सॉल्ट है, उस गिवन सॉल्ट में ये ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। ये सब समझ नहीं है, एक बार दोबारा बता दो। देखिए अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अपने को अननोन मिक्सचर दिया जाता है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको MgCl2 दे दिया है, तो इसमें आपके पास कौन कौन से कैटायन हो गए, आपके पास एक तो मैग्नीशियम हो गया और एक क्लोरीन हो गया। अब आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें MgCl2 है क्या, तो अपन इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे,
आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करने पड़ेंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि इसमें MgCl2 है। तो उस टाइप के एनालिसिस को अपन क्या कर देते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, अब जो जितने भी मेटल्स हैं यानी कि जितने भी कैटायंस हैं वो अलग 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 टेस्ट देते हैं। तो बोरेक्स बीड का यूज किसके लिए किया जाता है, बोरेक्स बीड का यूज ट्रांजिशन एलिमेंट के टेस्ट के लिए। जैसे कोई कंपाउंड आ गया आपके पास FeCl3, यहाँ पे Fe को आइडेंटिफाई करना है, CuCl2 आ गया ना, वहां पे Cu को आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो जो भी आपके पास गिवन सॉल्ट हो उसकी रिएक्शन बोरेक्स से करवाने पर, उसको हीट करवाने पर आपको एक स्पेशल कलर मिलेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो एक स्पेशल कलर देगा आपको। इससे पता चल जाएगा कि इन गिवन सॉल्ट आपके पास कौन सा कैटायन प्रेजेंट है या कौन सा ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है। तो इसको कंबाइनली अपन क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड। ये है सोडियम मेटाबोरेट और ये आपके पास कौन सा है, बोरिक एनहाइड्रेट। ओके, तो ये फर्स्ट आपके पास बोरोन का कंपाउंड था बोरेक्स, Na2B4O7.10H2O। इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर सोडियम टेट्राबोरेट को हीट करने पर सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड आपके पास आता है बोरेक्स के बाद सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की मैं अगर बात करूं तो एक तो अपन देख चुके हैं कि सर कैसे, तो बताया था मैंने भी आपको कि बोरेक्स को आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, बेस मिलेगा, और बेस के साथ क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। एक और मेथड है कि आप बोरेक्स की रिएक्शन HCl प्लस 5H2O के साथ करवाते हैं तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, बोरिक एसिड का, यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिएगा जैसे आपके पास बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 2 मिनट थोड़ा, बोरोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये आपके पास ऑक्सीजन। ये आपके पास बोरोन से 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं और उससे क्या रहता है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है कि जैसे ये एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, स्ट्रक्चर दोबारा बना देते हैं एक बार, है ना, ताकि स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाए, आपको भी समझ आ जाए अच्छे से और बोर्ड पे भी अच्छे से आ जाए। बोरोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब डैश से क्यों शो कर रहा है, डैश से इसके लिए शो कर रहा है क्योंकि जो डैश से शो कर रहा हूँ वो H बॉन्डिंग को शो कर रहा है कि एक H3BO3 यूनिट से दूसरा H3BO3 जो यूनिट है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो ये डैश से जो शो कर रहा हूँ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि एक टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है। तो किसके बीच में लगता है आपके पास, किसके बीच में अप्लाई होगा, ये जैसे बोरोन आ गया, ये आपके पास ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास बोरोन आ गया, ये आपके पास वापस कौन सी बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वापस एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन, जो दूसरी यूनिट से जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे हमारे पास बोरोन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बोरोन। ठीक है ना, अब ये जो ऑक्सीजन है उससे मान लीजिए कि एक दूसरा हाइड्रोजन आ गया, वो हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया। ठीक है ना, और यहाँ पे जैसे आपके पास क्या आ गया, बोरोन आ गया, यहाँ पे वापस ऑक्सीजन, यहाँ पे वापस ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन।
ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपके पास इसका हाइड्रोजन, तो ऐसे एक यूनिट जो है वो दूसरी यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्डेड से बॉन्डेड रहती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहती है एक यूनिट दूसरी यूनिट से। कि आपके पास जैसे ये फर्स्ट यूनिट थी H3BO3, BOOO, BO3, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम 1, 2 और 3। ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो दूसरे BO3 यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहेंगे। तो BO3, तो इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड आ गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। तो ऐसे करते करते क्या है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो H3BO3 एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसमें BO3 3 हाइड्रोजन एटम से, BO3 यूनिट जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड होती है, तीन यानी कि, और वो 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरी BO3 यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्डेड से बॉन्डेड रहती है। जैसे आपके पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया आपके पास? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक H3BO3 यूनिट दूसरी H3BO3 यूनिट से हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहती है, और ऐसे ही क्या करती है, एक लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ओके, ये आपके पास थी कि ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या रहती है। ठीक है ना, ये ऑर्थोबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। बात करें ऑर्थोबोरिक एसिड में आगे, तो H3BO3 की मैं अगर बात करूं, ऑर्थोबोरिक एसिड की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो ये एक लेविस एसिड होता है। यानी कि ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थोबोरिक एसिड, ये H+ कभी लूज नहीं करता, ये H+ कभी लूज नहीं करता। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है BOH का होल ट्राइब, इसको अपन क्या लिखते हैं? H3BO3। यहाँ पे बोरोन का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, और इसके कारण से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। उसे अपन क्या कह देते हैं? लेविस एसिड। तो BOH3 प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, H+ डोनेट नहीं करता, H+ आयन डोनेट नहीं करता। ऐसा नहीं मान ले कि ऑर्थोबोरिक एसिड बिकॉज इसमें हाइड्रोजन आयन है तो ये H+ आयन डोनेट करेगा और इसके कारण से इसको अपन एसिड कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोबोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसके कारण से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और उसको अपन क्या कहते हैं? लेविस एसिड कहते हैं। ओके, उसको अपन क्या कहेंगे? लेविस एसिड कहते हैं। तो कल अपन इसका एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड है डाइबोरेन G2H6, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली में वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन केमिकल, और देन सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ओके, तो मिलते हैं कल। टेक केयर एंड बाय।